कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह बनाया पोटेंशियल पे आप लोगों ने? यस सर। क्या स्टेटस है? क्या स्टेटस है, बन गया प्रॉब्लम साहब? यस सर, बन रहे अभी तक तो। अच्छा, एक्सरसाइज करा? यस सर, वही किए हैं। एनसीईआरटी की क्या पोजीशन है आप लोगों की? फर्स्ट चैप्टर सबका कंप्लीट हो गया एनसीईआरटी? यस सर। कुछ डिस्कशन तो हम लोगों ने करे थे, फिर भी अगर किसी का बचा हो तो प्लीज रेस करो अपना हाथ। एनसीईआरटी में अगर किसी का कुछ बचा है फर्स्ट चैप्टर में तो कोई भी एनसीईआरटी। गुनगुन, आपके बचे हैं? सर वो बैकअप क्लासेस ले रही थी ना, तो इस वजह से थोड़ा सा पेंडिंग है अभी। यस सर। अच्छा, तो आपके बैकअप हो गए? नो सर, वो सैटरडे संडे क्लास होती है, तो अभी पूरा बैकअप तो नहीं हुआ, तो इट्स बेटर कि मैं खुद से ही स्टडी कर लूँ, बिकॉज सैटरडे संडे करेंगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा इसलिए। सैटरडे तो कल ही है। यस सर, बट वीक में सैटरडे संडे होता है, तो इस वजह से थोड़ी मतलब कि अभी काफ़ी क्या डिले क्या होता पढ़ लिया बैकअप में, क्या क्या कर लिया आप लोगों ने? है। सर अभी तो सर 2 लेक्चर्स हुए हैं। चार्ज की वो प्रॉपर्टीज करवा दी, और इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए? यस सर, स्टार्ट हो गया वो। अच्छा, स्टार्ट हुआ अब। और उस पे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज वगैरह की वजह से फील्ड वगैरह का कुछ बताया गया? अभी नहीं। सर अभी तो नहीं, उस क्लास के अकॉर्डिंग अभी तो नहीं हुआ, बट सर अभी मैं खुद से ही कर रही हूँ उसको स्टार्ट। यस सर। तो एनसीईआरटी में अभी कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपको एनसीईआरटी या एक्सरसाइज में? तो सर अभी नहीं है, बट अगर हुआ तो आई विल आस्क। बिल्कुल, बिना किसी झिझक के आप पूछ लेना ना। हाँ आदित्य, तुम तो कुछ करना चाह कह रहे थे। यस सर। आदित्य, कुछ कहना चाह रहे थे? सर एक प्रॉब्लम था एक्सरसाइज में एनसीईआरटी। तो भेज सकते हो? नहीं सर, लैपटॉप पे हूँ, फोन से नहीं लिख पाऊँ, काफी टाइम लग जाता। तो कैसे होगा? प्रॉब्लम मेरे पास कैसे पहुंचेगा? सर अगले डाउट क्लास में पूछ लूँगा। डाउट क्लास में तो पूछ ही सकते हो, और मैं ऐसे कह रहा था कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अभी फिलहाल तो पूछ सकते हो। चलो, तब तक आ गए कुछ लोग, 21 हो गए, शुरू करा जाए, है ना? हर्ष अग्रवाल, हर्ष। यस सर। बोलो, क्या डिस्कशन चल रहा था हम लोगों का पिछले क्लास में? लास्ट क्लास में क्या डिस्कस हुआ है? सर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फीयर। सर उसके बाद क्वेश्चंस कर रहे थे। एक स्फीयर के बीच में एक टनल बना के उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसके बाद उसका टाइम निकाले। उसके बाद क्या निकाले? अच्छा, तो जब उसका टाइम पीरियड एसएचएम करेगा तो टाइम एसएचएम था वो। देन आगे क्या सर हुआ? उसके बाद एक और क्वेश्चन हुआ, मतलब 2 और क्वेश्चन हुए। सर उसके बाद पोटेंशियल निकाल रहे थे। सरफेस के बाहर का, सरफेस का, और सरफेस के अंदर का, और सेंटर का। किसके लिए? सर स्पेयर के लिए। सॉलिड स्फीयर के लिए। सेंटर का पोटेंशियल और सरफेस के पोटेंशियल में क्या रिलेशन मिला था? सर VC इक्वल्स टू 3/2 VS। 3/2 VS, वेरी गुड। सर उसके बाद चार्ज हीट। न्यूमेरिकल वैल्यू भी बता सकते हो? व्हाट वाज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर? सर Q²/8πε0R। अरे, ये तो तू सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी बता दिया शेल का, कंफ्यूज हो गया। यस सर।
सेंटर का पोटेंशियल पूछा है, सॉलिड स्फीयर के सेंटर का पोटेंशियल। सॉलिड स्फीयर है जिसमें चार्ज पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ इट्स सेंटर, अगर रेडियस ऑफ द स्फीयर आर की है एंड क्यू इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट्स होल वॉल्यूम। तो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन 3q डिवीजन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये मिला था ना। यस सर। और सरफेस का जो था वो q डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये था। और फिर हम लोगों ने बात करी कि अगर कोई शेल है और उसको आपने चार्ज दिया है, सर्टेन अमाउंट का चार्ज आपने दिया, लेट द शेल रेडियस इज r and q is the charge which is distributed uniformly at the surface of the shell, तो इसके द्वारा कुछ पोटेंशियल एनर्जी प्रोजेक्ट करी जाएगी जिसको हम लोग सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। तो जो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी है उसके लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या बनी कि जो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी है वो आप लिख सकते हो कैसे, q स्क्वायर डिवीजन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, है ना। दिस वाज द सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी फॉर स्फेरिकल सेल। अगर यही सॉलिड स्फीयर है और इसको आपने जो है वो चार्ज दिया है सर्टेन अमाउंट का q, और r इसके रेडियस में ये चार्ज पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये 3q स्क्वायर अपॉन 20 पाई एप्सिलॉन नॉट r, दिस वाज इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये इतने डिस्कशन शायद हम लोगों ने पिछले क्लास में कर लिए थे, है ना। हाँ सर। ठीक है भाई, अब आओ थोड़ा सा और इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। मान लो कि हमारे पास दो मेटालिक स्फीयर है ना। एक मेटालिक स्फीयर है जिसका रेडियस आपने कह दिया कि r1 का है, ठीक है। एक मेटल का स्फीयर है जिसका रेडियस r1 का है और दूसरा मेटल का स्फीयर है जिसका रेडियस आपने r2 का कहा, ठीक है भाई। और आपने इसको सर्टेन चार्ज दिया है, क्यू चार्ज मान लो कि आपने दिया, ठीक है। और देन आफ्टर आपने इन दोनों को एक मेटालिक वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। दो कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, एक का रेडियस r1 का है, दूसरे का रेडियस r2 का है। क्यू चार्ज दिया एंड देन आफ्टर यू हैव कनेक्टेड देम बाय ए मेटालिक वायर, एक मेटल के वायर से कनेक्ट कर दिया। तो अब अगर इसको मेटल के वायर से कनेक्ट कर दिया भाई तो क्या होगा, ये दोनों ही स्फीयर एक ही मेटल के पार्ट हो जाएंगे क्या? दोनों एक कंबाइंड रूप से एक ही मेटल का तो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। यस सर। तो आपको बताया गया है कि कोई भी मेटल है उसको अगर आप चार्ज देते हो तो उसके हर एक सेक्शन का जो पोटेंशियल होता है दैट इज सेम, है ना। तो ये जो चार्ज आपने दिया था, मान लो कि इस बड़े वाले स्फीयर को आपने दिया था, तो उसमें से कुछ चार्ज हमारे इस स्फीयर पे आ जाएगा, कुछ चार्ज जो होगा वो इस स्फीयर पे होगा। इस तरीके से ये दोनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा कि दोनों के पोटेंशियल जो है वो सेम हो जाए, है ना। Q1 प्लस Q2 ये जो चार्ज होगा वो Q के बराबर होगा। पहले तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज जो होता है वो कंजर्व रहता है। तो Q1 प्लस Q2 Q होगा, एज वेल एज सिंस बोथ द स्फीयर्स आर sphere are part of a conductor, therefore their potential should be same. Therefore potential should be same. दोनों के जो पोटेंशियल होंगे वो बराबर होंगे। तो दोनों के पोटेंशियल लिख दें भाई हम लोग,
अगर इस वाले स्फीयर का पोटेंशियल अगर हम लोग लिखते हैं तो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या बनेगा, Q1 डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, दिस विल बी द पोटेंशियल ऑफ द स्मॉलर स्फीयर, और जो बड़ा वाला स्फीयर है इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 से लिखा जाएगा। बोलो भाई ठीक है क्या? यस सर। यस सर। यानी कि ये जो चार्ज Q था वो चार्ज इस तरीके से दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा भाई कि Q1 अपॉन R1 इट शुड बी इक्वल टू Q2 अपॉन R2 के ना, Q1 अपॉन R1 और Q2 अपॉन R2 ये दोनों बराबर होंगे, दोनों के पोटेंशियल को सेम होना है, ठीक है? दोनों एक ही कंडक्टर sir. के पार्ट हो गए, तो Q1 अपॉन R1 और Q2 अपॉन R2 ये बोथ आर इक्वल, ठीक है? अब अगर एक्चुअली ये Q1 और Q2 की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ Q अगर लिखना चाहते हो तो ये रिलेशन को आप मिक्स कर दो, तो Q2 को अगर लिखना चाहते हो तो Q माइनस Q1 लिखा जा सकता है, या इधर से Q1 को लिखना है तो आप इसको R1 Q2 अपॉन R2 लिख सकते हो, तो Q1 की वैल्यू आप यहाँ पे प्लेस कर दो, तो Q2 R1 डिवीजन में R2 प्लस Q2 दैट इज इक्वल टू Q लिखा जा सकता है क्या? बोलो भाई। यस सर। यस सर। यानी हाँ, कि सर। Q2 के लिए इंफॉर्मेशन हो गया कि Q R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है? तो दूसरे वाले स्फीयर पे इतना चार्ज होगा और पहले वाले पे कितना होगा आप यहां से लिख दो, हाँ? तो Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q R1 डिवीजन में R1 प्लस R2, है ना भाई? तो जो चार्जेस हैं वो इस तरीके से दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे कि दोनों के जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाए, और आपको एग्जैक्टली इंडिविजुअल पे क्या क्या चार्ज आएगा उसको अगर लिखना है तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला भी मिलेगा। यू मे रिमेंबर दिस इंफॉर्मेशन करस्पॉन्डिंग टू द चार्ज डेंसिटी ऑल्सो। तो अगर चार्ज डेंसिटी के करस्पॉन्डिंग आपको लिखना है भाई, तो Q1 को अगर लिखना चाहोगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इसके लिए अगर सिग्मा 1 का है तो सिग्मा 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई R1 का स्क्वायर दैट इज Q1। यहां से आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या यस सर। इस रिलेशन को? इसी रिलेशन को अगर लिखना है, इस रिलेशन को अगर हमको लिखना है तो सिग्मा 1 इज सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई R1 का स्क्वायर, दिस विल बी द चार्ज ऑन द फर्स्ट स्फीयर डिवाइडेड बाई R1 दैट शुड बी इक्वल टू सिग्मा 2 4 पाई सिग्मा 4 पाई R2 का R2 का स्क्वायर अपॉन R2, है ना भाई? यानी कि सिग्मा 1 R1 दैट शुड बी इक्वल टू सिग्मा 2 R2। ये भी एक रिलेशन हो गया, दोनों में से कोई ना कोई एक आपको ध्यान में रखना है ना, या तो ये या ये, ठीक है? अब इससे आपके पास इंफॉर्मेशन क्या बन रही है कि अगर आप देखो तो जिसका जो रेडियस है वो छोटा है उसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगी वो बड़ी होगी, सिग्मा इंटू आर दैट इज ए कांस्टेंट, है ना? जिसका रेडियस छोटा है वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगी वो बड़ी होगी। बोलो भाई ठीक है क्या? यस सर। रेडियस छोटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी बड़ी, जिसका रेडियस बड़ा उसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी छोटी होगी। और मेटल का कोई अगर सरफेस है तो उसके नियर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आपके पास नोन है कि दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से, एप्सिलॉन नॉट है? यस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आपके पास इंफॉर्मेशन क्या बना कि जहां का रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होगा वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी बड़ी है, तो उसके नियरर जो फील्ड होगा दैट विल बी लार्जर। यस सर। तो अब इसी इंफॉर्मेशन को मैं थोड़ा सा जनरलाइज कर रहा हूं। मान लो कि एक इरेगुलर शेप का ऐसे कोई कंडक्टर है ना? इरेगुलर शेप का इस तरीके से कोई कंडक्टर है भाई, तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है कि अगर आप इसको सर्टेन चार्ज क्यू आप दोगे तो वो चार्ज इस
इरेगुलर शेप के कंडक्टर पे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि हर जगह का पोटेंशियल सेम हो और उसके करस्पॉन्डिंग सिग्मा इंटू आर दैट शुड बी ए कांस्टेंट। यानी कि जहां पे इस कंडक्टर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होगा वहां पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी वो लार्जर होगी। यस सर। यहाँ पे जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होगा वहां के लिए चार्ज डेंसिटी जो होगी वो ज्यादा होगी और उसके पास में जो फील्ड होगी दैट विल बी स्ट्रॉन्गर। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के साथ जो है वो कोरिलेट करके देखने का प्रयास करते हैं। आपने लाइटनिंग कंडक्टर देखे होंगे, बड़े बड़े बिल्डिंग्स पे लगे होते हैं ना। यस सर। बड़े बड़ी बिल्डिंग्स पे लाइटनिंग कंडक्टर और उसका कैसे वर्किंग होती है उसको भी कभी हमने आपको जो है तो वो बताया भी होगा। हाँ, तो देखे होंगे तो कभी वहां पे जो है ऐसे स्पीयर हेड के रूप में जो है वो कंडक्टर ऊपर लगा होता है ना, या फिर ऐसे त्रिशूल के शेप का जो है वो कंडक्टर लगा देते हैं, है ना। इस तरीके के कंडक्टर्स होते हैं ना। यस सर। हाँ, लाइटनिंग कंडक्टर जो लगते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे देखे होंगे। तो आप Yes. ये देखो कि ये कोई धार्मिक चिन्ह नहीं है, ये किसी धर्म से रिलेशन का कोई मतलब नहीं है इसका, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। जैसे आपने देखो ये अगर मान लो कि भाले के शेप का या त्रिशूल के शेप का बनाया तो वहां पे क्या हुआ, यहाँ के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा दैट विल बी वेरी स्मॉल। यस सर। अगर यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत छोटा है तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगी वो ज्यादा आएगी। यस सर। Yes. यस सर। और आपको मालूम है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो स्ट्रांग होगी। यस सर। तो जब बिजली कड़कती है गिरती है तो आपको मालूम है कि वो जो आपका चार्ज का फ्लो है थ्रू द एयर उसी को आप ऑब्जर्व करते हो बिजली कड़कने के दौरान, यस सर। है ना। यस। और वो क्यों करते हैं भाई, क्योंकि वहां पे एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है। याद आ रहा है कुछ, कभी डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन की बात करी है हमने? नो हाँ? सर। नहीं किया? ओके, नहीं किया No, तो फिर आओ चलो फिर उसकी भी बात कर लेते हैं। पहले उसकी बात कर लेते हैं फिर। अच्छा पहले ये चीज एक पॉइंट समझ लो, इतना तो क्लियर है कि जहां पे जो है शार्प एजेस आप बना के रखोगे उस पोजीशन पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी। क्लियर है यहाँ पे? यस सर। ठीक है। अब आइए हम लोग बिहेवियर ऑफ इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन की बात करते हैं। बिहेवियर ऑफ इंसुलेटर या इसी को क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। इंसुलेटर किसको कहते हैं भाई? सर जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। हाँ, वो पर्टिकुलर मटेरियल जिनके की सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी एटम या मॉलिक्यूल से बाउंडेड है एंड उनको वहां से डिटैच कराना मुश्किल है, यानी कि उनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, उनको आप इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है। इंसुलेटर को अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे देखेंगे तो दो तरीके के इंसुलेटर्स हो सकते हैं। एक तो ऐसा जिसमें कि मॉलिक्यूलर लेवल पे कोई डाइपोल मोमेंट का एग्जिस्टेंस ना हो, और दूसरा ऐसा जिसमें मॉलिक्यूलर लेवल पे डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता हो। डाइपोल मोमेंट कब आएगा?
जब वो जो मॉलिक्यूल है वो 2 या 2 से ज्यादा एटम्स से मिलकर अगर बना है तो उसमें जो एटम्स यूज में है उस मॉलिक्यूल में एटम्स जो है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसकी तरफ शिफ्टेड होगा, तो वो निगेटिवली चार्ज पॉइंट की तरीके से बिहेवियर देगा, और दूसरा वाला जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज रीजन के रूप में जो है बिहेवियर देगा। तो ऐसे केस में निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से सर्टेन डिस्टेंस पे सेपरेटेड प्लेस्ड हो गए, तो वहां पे डाइपोल बन जाएगा। ठीक है ना? तो अगर इंसुलेटर का मॉलिक्यूलर लेवल पे आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उसमें जो एटम्स हैं वो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट की तरीके से बिहेवियर देगा, और दूसरा वाला जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की तरीके से अपना अपीयरेंस देगा। जैसे वाटर का एक एग्जांपल लेते हैं, तो वाटर में H2O 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है ना भाई? यस सर। और ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो उससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ऑक्सीजन वाले एटम की तरफ शिफ्टेड हो जाता है, तो ऑक्सीजन जो होगा वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल की तरीके से बिहेवियर देता है, और हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की तरीके से। तो एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हाइड्रोजन का, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज हो गया, मान लो कि दैट इज क्यू। जितना चार्ज का शिफ्टिंग हुआ उसके करस्पॉन्डिंग माइनस का 2Q यहाँ पे चार्ज आ गया। बॉन्ड लेंथ पे ये दोनों जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गए, एक डाइपोल इधर बना, एक डाइपोल इधर बना, दोनों के क्यूमुलेटिव इन्फ्लुएंस में एक डाइपोल मोमेंट हो गया। इसी तरीके से किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए हो सकता है कि अगर अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम से मिलकर के वो मॉलिक्यूल बना है, तो उसमें मॉलिक्यूलर लेवल पे हम देखेंगे तो देयर विल बी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है? यस सर। दूसरे तरीके का ऐसा मटेरियल होगा जो कि या तो एटॉमिक सॉलिड हो या फिर मॉलिक्यूलर है, तो सिमिलर टाइप के एटम से मिलके बना है, तो उसमें डाइपोल्स नहीं होंगे। ठीक है ना? उसमें डाइपोल्स जो हैं वो नहीं होंगे। अब दोनों का जो बिहेवियर है उसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है? मान लो कि हम पहले ऐसे मटेरियल की बात करते हैं भाई, इंसुलेटिंग मटेरियल की, जिसमें कि मॉलिक्यूलर लेवल पे डाइपोल्स है। तो जो मॉलिक्यूलर लेवल पे डाइपोल्स हैं, वो डाइपोल्स जो होते हैं वो उस मटेरियल वॉल्यूम में रैंडमली अपने आप को ओरिएंट किए होते हैं, इस तरीके से उनका ओरिएंटेशन रैंडम होता है। तो इफेक्टिवली कोई वॉल्यूम लोगे तो उसका डाइपोल मोमेंट आपको क्या मिलेगा? दैट विल बी 0। बोलो भाई। यस सर। यस सर। हाँ, अगर बहुत सारे तुम्हारे पास वेक्टर्स हैं, सबके मैग्नीट्यूड बराबर है और वो एक दूसरे से रैंडमली ओरिएंटेड है, तो सबका सम वेक्टर क्या मिलेगा? नल वेक्टर मिलेगा ना? यस सर। बात क्लियर हो रही है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये नल वेक्टर हो गया, यानी कि हमारा जो इंसुलेटर है उस इंसुलेटर को जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो किसी वॉल्यूम को, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि एक मोल में ही 10⁻23 के रेंज का मॉलिक्यूल की संख्या होती है, अवोगाद्रो नंबर के बराबर संख्या बहुत बड़ी, एंड दे आर अरेंज्ड रैंडमली। तो इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर वॉल्यूम विल बी 0। लेकिन अब जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में ला करके रखोगे भाई, मान लो कि ये इंसुलेटर है, इसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई E0 की, लेफ्ट टू राइट है, इसमें हमने प्लेस कर दिया। तो क्या होगा? जब किसी डाइपोल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस पर टॉर्क लगता है। यस सर। यस सर। और वो टॉर्क कैसे लिखा जाता है? P क्रॉस E। P क्रॉस E से लिखा जाता है। E। तो ये जो हमारे मॉलिक्यूलर डाइपोल्स है, इन पे भी टॉर्क लगेगा, और वो टॉर्क जो है क्या करेगा, ये जो डाइपोल्स है जो रैंडमली अपने आप को ओरिएंट किए थे, इनको फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने का प्रयास करेगा भाई। यस सर। यस सर।
थर्मल एजिटेशन है, टेम्परेचर के कारण ये मॉलिक्यूल्स जो है वो अब ऑसिलेट भी कर रहे हैं, तो थर्मल एजिटेशन उस अलाइनमेंट को डिस्टर्ब भी करेगा। बट चूंकि एक इफेक्टिव टॉर्क लग रहा है, इसलिए क्या होगा, कुछ डाइपोल्स अलाइंड हो जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। उसका इफेक्ट क्या आएगा कि ये जो है डाइपोल्स अगर इस तरीके से अलाइंड हो गए, हम उसमें से कुछ को दिखा दे रहे हैं यहाँ पे। तो हमारा ये मटेरियल जो है वो सर्टेन डाइपोल मोमेंट पोजेस करने लगेगा, यस सर। होगा ना। ये हमारा जो मटेरियल है उसके द्वारा सर्टेन डाइपोल मोमेंट हो जाएगा ना पोजेस इफेक्टिवली। यस यस सर। ये डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो पोजेज करते हैं उसको आप कहते हैं पोलराइजेशन वेक्टर। ठीक है, पूरा मैं डिक्टेट करूं या लिखूं? लिख दूं या डिक्टेट करूं? बोलो किसमें तुम लोगों को सुविधा रहेगी। सर लिख दो। लिख दे। इंसुलेटिंग material are those material whose all the electrons are bounded to the atom or molecule as well as their binding energy। बाइंडिंग एनर्जी मतलब जानते हैं, बाइंडिंग एनर्जी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसको देने से इलेक्ट्रॉन जो है वो अनबाउंड हो जाए, यानी कि एटम से अलग हो जाए या मॉलिक्यूल से अलग हो जाए, उसको आप क्या कहते हो? बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है ना। एज वेल एज देयर बाइंडिंग एनर्जी आर लार्ज। लार्ज से मतलब 3-4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, है ना, से ऊपर का। ठीक है, 3-4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर की बाइंडिंग एनर्जी हो, तो ऐसे मटेरियल को जो है हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं। और यही इलेक्ट्रॉन्स किसी ना किसी एटम या मॉलिक्यूल से बाउंडेड हो, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी अगर छोटी है तो वो सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आता है। ठीक है। यस ऑन मॉलिक्यूलर लेवल, ऑन molecular level, insulator may be divided in two categories: one which has dipole moment at molecular level, and other which do not have
dipole moment molecular level. जिनके डाइपोल मोमेंट जो है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे होगा उनको क्या कहेंगे? पोलर मटेरियल। और ये नॉन पोलर हो जाएगा ना। पोलर का मतलब जिसमें डाइपोल मोमेंट का एग्जिस्टेंस है मॉलिक्यूलर लेवल पे, और दूसरे जिनपे की डाइपोल मोमेंट का एग्जिस्टेंस नहीं है उनको क्या कहोगे आप? नॉन पोलर के रूप में जो है वो रिकॉग्नाइज करोगे। ठीक है भाई। तो दो तरीके का Yes, sir. मटेरियल आप अगर देखो तो इंसुलेटर भी दो कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो। एक को कहोगे पोलर और दूसरे को नॉन पोलर। ठीक है ना। अब आ जाते हैं, पहले तो हम पोलर की बात कर लेते हैं जो यहाँ पे समझा रहे थे आपको, है ना। पोलर आप उनको कहोगे polar material which have dipole moment at molecular level. ठीक है, उनको आपने पोलर कहा। In polar material, all the dipoles are arranged in a random manner and hence a particular volume of material do not have any dipole moment. But when such type of material are placed in electric field, dipoles align in the direction of applied field. और ये क्यों अलाइंड हो रहे हैं वो पहले हमने बताया। क्यों अलाइंड हो रहे थे? बोलो भाई। अलाइंड क्यों? टॉर्क की वजह से। इन पे टॉर्क लग रहा था, ठीक है ना, Yes, sir. और उसकी वजह से ये अलाइंड हो गए। Therefore, the material has certain dipole moment. Therefore, material has certain dipole moment. ठीक है ना। Dipole moment per unit of the volume is defined as polarization vector. Dipole moment per unit volume is defined as polarization vector. ठीक है।
तो जो भी हमारा उस पर्टिकुलर मटेरियल का डाइपोल मोमेंट आया, मान लो कि पोलराइजेशन वेक्टर को आपको डिफाइन करना है, पी से मान लो कि इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो पी जो वेक्टर होता है ये डाइपोल मोमेंट फॉर द होल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, है ना। पी ये इंडिविजुअल डाइपोल का डाइपोल मोमेंट नहीं है, पूरे पूरे वॉल्यूम का डाइपोल मोमेंट है ना, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इसको आप कहते हो पोलराइजेशन वेक्टर। ये पोलराइजेशन जो है वो जो आपने फील्ड अप्लाई किया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि फील्ड अगर आपने छोटी अप्लाई करी तो कम डाइपोल से अलाइंड होंगे, जैसे जैसे आप फील्ड को बड़ा करते जाओगे वैसे वैसे पोलराइजेशन जो है वो ज्यादा होता जाएगा, है ना। और ज्यादा से ज्यादा डाइपोल्स का अलाइनमेंट आप ऑब्जर्वेशन में पाएंगे। ठीक है, कितना पोलराइजेशन होगा वो अप्लाइड फील्ड पे डिपेंडेंट है, एज वेल एज मटेरियल की प्रॉपर्टी पे जो है वो डिपेंडेंट है, जिसको काई से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, काई इंटू ई नॉट। अगर ई नॉट आपने अप्लाई किया है फील्ड तो पी जो पोलराइजेशन वेक्टर है दैट इज काई टाइम्स ई नॉट से लिखा जाता है ना भाई। काई जो है वो क्या है, इसको आप बोलते हो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, इसको क्या नाम दिया गया, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। क्लियर है बात। यस हाँ, Yes, sir. अब इस चीज का इफेक्ट भी देख लो क्या हो रहा है। ये जो हमारे नीचे फिगर एक बार फिर से बना देते हैं, बार बार ऊपर नीचे न करना पड़े इसलिए। ये जो हमारा मटेरियल था जो कि इंसुलेटर की रूप में था, जब हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया, ई नॉट की हमारी फील्ड है तो इसमें हमने इसको प्लेस कर दिया, तो इसका डाइपोल ऐसे अलाइंड हो गए कुछ, और उसके अलाइनमेंट के कारण आपने ऑब्जर्वेशन क्या पाया कि इधर वाला जो हमारा मटेरियल का सरफेस होगा इट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है ना। तो Yes, sir. इधर इधर वाले सरफेस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यस सर नेगेटिव Yes, sir. और इधर वाला जो सरफेस होगा उस सरफेस पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि ये डाइपोल के हेड की तरफ है। यस सर अब ये जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हुए ये एक दूसरे से सेपरेटेड हो गए, तो ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर में जनरेट कर देगी, यस सर Yes, sir. और एक फील्ड आपने इधर को अप्लाई करा था भाई, फील्ड जो आपने अप्लाई किया था दैट वाज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और ये जो चार्ज का अपीयरेंस हुआ, जो पोलराइजेशन हुआ, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। ये ई नॉट आपने अप्लाई किया था एंड दिस इज द फील्ड ड्यू टू द पोलराइजेशन। तो इफेक्टिवली मटेरियल के अंदर में फील्ड क्या होगी, छोटी हो जाएगी, यस सर Yes, sir. हो जाएगी ना। तो अगर आप मटेरियल के अंदर में फील्ड को लिखना चाहोगे ई, तो ये हो जाएगा ई नॉट वेक्टर प्लस ईपी वेक्टर, है ना। पोलराइजेशन के कारण जो फील्ड आया और जो फील्ड आपने अप्लाई किया था, दोनों का जो सम होगा, वेक्टर सम जो होगा, दैट विल बी द फील्ड इनसाइड द मटेरियल। कितना छोटा होगा वो हमारे इस मटेरियल की प्रॉपर्टी, जिसको आप नाम देते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उस पे डिपेंडेंट होगा कि हाउ मच इज स्मॉलर दिस पर्टिकुलर फील्ड विल बी इनसाइड दिस पर्टिकुलर मटेरियल, दैट इज इक्वल्स टू ई नॉट बाई के, जहां पे के को आप क्या कहते हो, E is the electric field in the insulator. Electric field in insulator. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन इंसुलेटर, और इस K को आप नाम देते हो, K इज नोन एज
डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कांस्टेंट, या इसी को बोलते हो आप रिलेटिव परमिटिविटी। है ना, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर इसको रिलेटिव परमिटिविटी के रूप में जो है आप रिकॉग्नाइज करते हो। क्लियर है बात? Yes, sir. Yes, sir. अब ये जो पोलराइजेशन के कारण जो फील्ड आया है, वो पोलराइजेशन के कारण जो फील्ड है वो आपके अप्लाइड फील्ड पे डिपेंडेंसी पोजेज कर रहा है। ईपी को अगर लिखना है तो ईपी कैन बी रिटन एज chi times E naught into epsilon naught P पोलराइजेशन। तो ये आपका हो गया डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसको रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। एप्सिलॉन नॉट से भी दिखाते हैं, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का रेशियो है। ठीक है ना, जहां पे एप्सिलॉन को क्या बोलते हो आप? परमिटिविटी ऑफ मटेरियल। मटेरियल परमिटिविटी ऑफ मटेरियल, है ना, इसको हम लोग परमिटिविटी के रूप में जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं। ये जो k है इसकी जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी होती है। k की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी होती है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा है कि जो फील्ड है दैट इज बिकमिंग स्मॉलर एज कंपैरिजन टू द अप्लाइड फील्ड। तो k की वैल्यू 1 से बड़ी। एयर के लिए आप इसको 1 मान लोगे, लगभग 1 होता है ना। और मेटल के लिए इसको आप इन्फिनिटी, है ना, क्योंकि मेटल के अंदर में फील्ड आपको मालूम है 0 होती है। ठीक है, तो मेटल के लिए k की वैल्यू या डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी की है, क्योंकि अंदर में फील्ड जो होती है दैट इज 0। क्लियर है बात? Yes, sir. Yes, sir. अब दूसरे तरीके के मटेरियल को हम लोग जो है ऑब्जर्व करने का प्रयास करते हैं। ये तो एक तरीके का मटेरियल हो गया जिसमें कि पोलर था, जिसमें कि मॉलिक्यूलर लेवल पे डाइपोल्स थे, वहां पे फील्ड छोटी हो गई, ऐसा आपने ऑब्जर्वेशन बना लिया। अब आते हैं, बात करते हैं नॉन पोलर मटेरियल। नॉन पोलर मटेरियल। नॉन पोलर का मतलब जिसमें डाइपोल्स नहीं है ना, यानी कि उसमें जो है पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और निगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह पे। तो ये न्यूक्लियस हो गया और इसके चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड यूनिफॉर्मली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, एक किसी हमने एटम के करस्पॉन्डिंग इसको दिखा दिया। अब ऐसे मटेरियल को जिसमें कि डाइपोल्स नहीं है, अब जब आप उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो क्या होगा, जरा उसको देखते हैं भाई। मान लो कि यही जो मटेरियल था इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में ला करके रख दिया, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको प्लेस कर दिया। तो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, और निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो फील्ड के अपोजिट लगता है कि नहीं? Yes, sir. तो जो पॉजिटिव चार्ज है दे आर बेसिकली न्यूक्लियस ऑफ दैट एटम, वो अपनी पोजीशन पे ऑलमोस्ट जो है वो फिक्स होते हैं। बट ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है दैट इज गोइंग टू बी शिफ्टेड। तो जो हमारा ये न्यूक्लियस था इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यूनिफॉर्मली स्प्रेड था, उसकी जगह पे अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा वो इधर की तरफ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो निगेटिव चार्ज का सेंटर कहीं यहां आ जाएगा
और ये पॉजिटिव चार्ज का सेंटर यहाँ हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, डाइपोल्स इंड्यूस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जब नॉन पोलर मटेरियल को आप रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वहां पे डाइपोल्स इंड्यूस हो जाएंगे, और ये जो इंड्यूस डाइपोल है उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इधर से इधर को होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड होगा। बोलो भाई, ठीक है ना। फिर से अगर आप देखोगे तो इधर वाला जो सरफेस होगा दैट विल बिकम निगेटिवली चार्ज, और इधर वाला जो सरफेस होगा दैट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज। अगेन यहां भी पोलराइजेशन के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी जो कि अप्लाइड फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। पोलराइजेशन के कारण फील्ड, अप्लाइड फील्ड ई नॉट, पोलराइजेशन के कारण फील्ड, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में नेट फील्ड इनसाइड द मटेरियल जो होगी दैट विल बिकम स्मॉलर, ठीक है। तो दोनों तरीके के मटेरियल, चाहे वो पोलर हो या नॉन पोलर हो, बेसिक मैकेनिज्म दोनों में फील्ड के छोटा होने का अलग है, लेकिन फाइनल जो है आउटपुट क्या है कि इनसाइड द मटेरियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी स्मॉलर एज कंपैरिजन टू द अप्लाइड फील्ड। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो नोट भी कर देते हैं, इन नॉन पोलर मटेरियल center of positive charge and negative charge are coinciding at molecular level. But when such type of material are placed in electric field region, electric dipole are induced. Due to which electric field inside the material become smaller as comparison to the applied field. ठीक है। अगेन यहाँ भी आप उसी तरीके से फील्ड इनसाइड द मटेरियल को लिखना चाहोगे तो ई दैट कैन बी रिटन एज ई नॉट बाई के से लिखा जाएगा, ठीक है ना। और पोलराइजेशन वेक्टर अगर लिखना होगा तो इट कैन बी रिटन एज काई टाइम्स ई नॉट, दिस विल बी द पोलराइजेशन वेक्टर, काई टाइम्स ऑफ ई नॉट, इट विल बी द पोलराइजेशन वेक्टर, ठीक है भाई। तो दोनों तरीके के जो मटेरियल हुए, जो इंसुलेटिंग मटेरियल के दो अलग अलग तरीके से बिहेवियर आ सकता है, दोनों के इन्फ्लुएंस में आपने ऑब्जर्व किया कि इंसुलेटर को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो इनसाइड द इंसुलेटर जो होगा वो
इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉलर होगा एज कंपेरिजन टू द अप्लाइड फील्ड। क्लियर है बात भाई? यस अब आइए इसका दूसरा एक एस्पेक्ट समझते हैं। अब मान लो कि आप जो है इंसुलेटर को इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाकर के रख दिए, है ना। ये दूसरे पेज पे चलते हैं। इंसुलेटर को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में जो है वो प्लेस कर दिया। ये आपका इंसुलेटिंग मटेरियल का ब्लॉक है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में आपने प्लेस किया, इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया। तो जो इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो आपके पास इंफॉर्मेशन में है कि फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यस सर। अब मान लो कि आप क्या करो कि फील्ड को धीरे धीरे बड़ा करते जाओ, बढ़ाते जा रहे हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स भी बड़ा होता जाएगा। क्यों भाई? यस सर। अगर आप फील्ड को बड़ा करते जा यस रहे हो सर। तो इलेक्ट्रॉन्स पे जो लगने वाला फोर्स है वो भी तो बड़ा होगा। हाँ सर। अब अगर इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स जो है वो बड़ा हो रहा है तो धीरे धीरे एक सिचुएशन ऐसी भी तो हमें मिलेगी जिस सिचुएशन पे कि इलेक्ट्रॉन पे जो लगने वाला फोर्स है भाई, दैट बिकम लार्जर एज कंपैरिजन टू द अप्लाइड फील्ड के, दैट बिकम लार्जर एज कंपैरिजन टू द फोर्स ड्यू टू द न्यूक्लियस। यस सर। हाँ एक मिनट अटेंडेंस कर दें तो फिर आगे बातें करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन पे जो लगने वाला फोर्स है, फील्ड आप बड़ा करते जा रहे हो तो धीरे धीरे ये बड़ा होता जाएगा। तो एक सिचुएशन ऐसा मिलेगा कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम क्यों रहा था? क्योंकि न्यूक्लियस इस पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का फोर्स, क्योंकि न्यूक्लियस का Yes, चार्ज sir. पॉजिटिव था। ठीक है, तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स इस न्यूक्लियस के फोर्स से बड़ा हो जाएगा। अगर फील्ड बड़ा करते जाओगे तो मिलेगा ना। यस सर। तो ये इलेक्ट्रॉन जो इस एटम का पार्ट था, घूम रहा था, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, एटम से डिटैच हो जाएगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से डिटैच हो जाएगा तो वो इस पूरे वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल में मूव करने के लिए फ्री हो जाएगा। यस यस सर। यस सर। यस सर। ऐसे सिचुएशन किस मटेरियल की होती है? मेटल। फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, कंडक्टर की। यानी कि इंसुलेटर हमारा क्या बन जाएगा? कंडक्टर बन जाएगा। यस सर। बन जाएगा ना। अगर आप फील्ड बड़ा करते जाओ तो एक सिचुएशन ऐसी मिलेगी जब इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे जो लगने वाला फोर्स है वो न्यूक्लियस के कारण जो इस पे लग रहा था फोर्स, उससे बड़ा हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन उस एटम से डिटैच हो जाएगा और ये डिटैच इलेक्ट्रॉन उस पूरे मेटल के वॉल्यूम में उस पूरे मटेरियल के वॉल्यूम में मूव करने के लिए फ्री हो जाएगा। यानी कि ये कंडक्टर की तरीके से बिहेवियर देने लगेगा। ठीक है, तो वो Yes, sir. मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, इस फिनोमेना को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। वो मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको कि अप्लाई करने पे कोई भी इंसुलेटर कंडक्टर बन जाता है, उसको आप बोलते हैं उसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है ना। मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको अप्लाई करने पे कोई भी इंसुलेटर क्या बन जाए? कंडक्टर बन जाए, उसको क्या नाम दिया गया? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्लियर?
यस सर। और ये Yes, sir. फिनोमेना जो है क्या कहलाएगी? डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, है ना? फिनोमेना ऑफ transforming an insulator in a conductor is known as dielectric breakdown। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड on application of which insulator become a conductor is defined as dielectric strength of that material। ठीक है भाई? या इसको दूसरे वे में ऐसे भी डिफाइन करते हैं, वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको अप्लाई करने पे भी जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है अपना इंसुलेटिंग बिहेवियर मेंटेन रखता है। ठीक है? मिनिमम कहेंगे तो कहेंगे कि जहां पे इंसुलेटर कंडक्टर बन जाए वो मिनिमम फील्ड, और जो वो मैक्सिमम कहेंगे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ विच द इंसुलेटिंग बिहेवियर ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज मेंटेन्ड, तो वो भी उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाएगा। ठीक है ना? तो दोनों तरीके से डिफाइंड होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड up to which an insulator can maintain its insulating behavior is also known as its dielectric strength। ठीक है? दोनों तरीके से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो हमको ये मिला एक जानकारी कि कोई भी इंसुलेटर जो है वो कंडक्टर भाई बन सकता है अगर फील्ड के अप्लाई करने का आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं है। तो फील्ड बढ़ाते जाओ, एक सिचुएशन तो ऐसी मिलेगी ना कि वो इंसुलेटर हमारा कंडक्टर बन जाएगा, है ना? Yes, sir. ऐसी कोई फिनोमिना आपके ध्यान में आ रही है जहां इंसुलेटर को कंडक्टर बनते हुए आपने देखा है? Lightning. लाइटनिंग, अभी हमने आपसे जिक्र करा था ना, लाइटनिंग। एयर जो है वो आपका क्या है? इंसुलेटर है ना? एयर में जो भी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी ना किसी एटम या मॉलिक्यूल से बाउंडेड है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है? तो वो इंसुलेटर है। बट अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को बड़ा अप्लाई करो और बड़ा करते जाओ तो एक सिचुएशन ऐसा मिलेगा कि जब एयर के मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे दे आर गोइंग टू
come out from that particular specific molecule, ठीक है ना, और वो इलेक्ट्रॉन फिर फ्री हो जाएंगे मूव करने के लिए, तो वो हमारा एयर जो होगा वो कंडक्टर बन जाएगा। ठीक है, लाइटनिंग में यही होता है ना, जैसे जो बादल है वो आपस में टकराते हैं, रब करते हैं एक दूसरे से, तो उस रबिंग के कारण चार्जिंग होती है। आपको चार्जिंग का टेक्निक में बताया गया ना, चार्जिंग बाय रबिंग। अगर दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे पे रब कर रहे हो तो एक से इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे को ट्रांसफर हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और जिस पे जाता है वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो एक क्लाउड जो है वो निगेटिवली चार्ज हो गया, दूसरा जो है पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो उसके इन्फ्लुएंस में उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। यस अब वो फील्ड मान लो कि धीरे धीरे चार्जिंग के कारण चार्ज एक्यूमुलेट होता जा रहा है, एक्यूमुलेट होता जा रहा है, तो एक सिचुएशन ऐसी मिलेगी कि फील्ड इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि वो फील्ड के कारण एयर के मॉलिक्यूल जो होंगे वो डिटैच होने लगेंगे। यस तो फिर वो जो चार्ज है वो थ्रू दैट एयर कंडक्ट करेगा, है ना, और कंडक्ट करता हुआ टुवर्ड द अर्थ जो है वो मूव करता है, जिसको आप लाइटनिंग के रूप में जो है वो जो चार्ज का फ्लो है वही आप स्पार्क के रूप में ऑब्जर्व करते हो। ठीक है ना, यस ठीक है, तो वो आपकी लाइटनिंग है। अब ये लाइटनिंग से डैमेज से बचाने के लिए बड़े बड़े बिल्डिंग्स पे आप देखते हो कि आप लाइटनिंग कंडक्टर लगाते हो, जिसका शेप आपको मैंने बताया कि शेप उसका कैसा रखते हो भाई, कुछ शार्प शेप बनाते हो। शार्प क्यों बनाते हो, उसका कारण इधर में आपको मिला कि जहां के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होगा वहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, और वहां पे फील्ड जो आएगी वो बड़ी हो जाएगी, तो वहां का जो ब्रेकडाउन होगा एयर का वो जल्दी हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो लाइटनिंग हमारी आ रही थी, जो इधर से चार्ज का फ्लो हो रहा था, वो वहां का ब्रेकडाउन हो गया, तो जहां ब्रेकडाउन होगा उसी के थ्रू वो फ्लो करता हो जाएगा, और ये चूंकि कंडक्टर है तो ये कंडक्टर के थ्रू वो चार्ज फ्लो करता हुआ अर्थ को ट्रांसफर हो जाएगा। तो वो बिल्डिंग पे कहीं पे गिरता वो चार्ज, तो दैट में डैमेज दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, वहां पे जला सकता था, है ना, तोड़ सकता था उसको। ठीक है, बट इस कंडक्टर के थ्रू वो इजिली जो है वो पास होता हुआ चला गया टू द अर्थ। तो जो डैमेज उस लाइटनिंग के कारण होने वाली थी उस डैमेज को आपने अवॉइड करा दिया। ठीक है, तो इसलिए आप देखोगे तो जो भी बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं उन सब में जो है लाइटनिंग कंडक्टर्स जनरली जो है वो लगाए जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से कि लाइटनिंग के दौरान वो तो नेचुरल फिनोमिना है, वो तो होती रहेगी, है ना, हमेशा होएगी। अब किसी बिल्डिंग पे वो पर्टिकुलर चार्ज पूरा का पूरा फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, वो गिरेगा तो दैट कैन डैमेज दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, वो बिल्डिंग का पार्ट डैमेज होगा। तो उस डैमेज से बचाने के लिए आपने इस तरीके से एक लाइटनिंग कंडक्टर लगा दिया, और इसको ले जाके सीधे सीधे ये वायर के रूप में अर्थ से आप जोड़ देते हो। ठीक है ना, यस अब ये अर्थिंग क्या होती है, अर्थ से जो जोड़ते हैं वो क्या है भाई, अर्थ जो है वो कंडक्टर है। ठीक है ना भाई, अपनी अर्थ जो है वो कंडक्टर है, और कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि जब आप दो कंडक्टर्स को आपस में अटैच करते हो तो दोनों के जो पोटेंशियल है वो इक्वल हो जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा है ना। यस सर। तो मान लो कि कोई भी पर्टिकुलर एक कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है, उसको अगर हमने अर्थ से अटैच कर दिया तो उसमें क्या होगा कि उसका भी पोटेंशियल वही हो जाएगा जो हमारे अर्थ का पोटेंशियल है। सर्किट में जहां कहीं भी सर्किट में अर्थिंग दिखानी होती है तो उसको दिखाने का ये सिंबल है, ऐसे कहीं पे अगर बना है ना तो इसका मतलब समझो ये अर्थिंग है, सिंबल ऑफ अर्थिंग है।
ठीक है। अर्थ हमारा जो है वो बहुत बड़े साइज का है? बहुत बड़े साइज का है। तो थोड़ा बहुत चार्ज अगर अपने अर्थ को हम दे दें या थोड़ा बहुत चार्ज अर्थ से निकाल लें, तो उसके इन्फ्लुएंस में उसके पोटेंशियल पे जो है वो कोई बहुत असर नहीं आएगा। ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हम मान लेते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ से अटैच किया गया तो उसका पोटेंशियल क्या होगा? 0 हो जाएगा। जी और उसके पोटेंशियल को 0 करने के लिए वट एवर अमाउंट एंड नेचर ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड, दैट विल बी सप्लाइड बाय द अर्थ। ठीक है। तो व्हेन a conductor is connected with earth, this process is known as earthing. Our earth we have like a conductor, and its size is very large. वैसे तो अर्थ पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज होता है, बट आप उसको मान लेते हैं कि दैट चार्ज का जो इन्फ्लुएंस है दैट इज ऑलमोस्ट निग्लेक्टेबल, 0 चार्ज, है ना? दैट इज वेरी लार्ज एंड its potential is assumed to be 0। ठीक है ना? बहुत बड़ा है तो थोड़ा बहुत चार्ज के कारण उसका जो पोटेंशियल हो सकता है उसको हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं, मान लेते हैं कि अर्थ का जो पोटेंशियल है दैट इज 0। ठीक है भाई। whenever यस सर is connected whenever a conductor is connected with earth, its potential also become equal to potential of earth, that is 0, है ना? The amount of Yes, sir. charge, the amount and nature of charge which is required is applied by earth। ठीक है। जो भी अमाउंट या जिस भी नेचर का चार्ज चाहिए होगा वो चार्ज अर्थ के द्वारा उस ऑब्जेक्ट को जो है वो सप्लाई दे दिया जाता है, जिससे कि उसका पोटेंशियल जो है वो 0 हो जाए। ठीक है भाई। अब जैसे मान Yes, लो sir. पे प्रॉब्लम में कैसे पूछे जाते हैं, क्या होता है, जैसे मान लो कि कह दिया कि एक ये मेटल का स्फीयर है, ए रेडियस का है, ए रेडियस का है, इसको क्यू चार्ज दिया आपने। एक ये दूसरा मेटल का स्फीयर है जो इसको सराउंड किए हुए है, टी रेडियस का मान लो कि इसको कह दिया आपने।
और ये एक तीसरा मेटल का स्फीयर है, इसको भी आपने क्यू चार्ज दिया, ठीक है। और कहा जा रहा है कि इस वाले को हमने अर्थ कर दिया, यानी कि ऐसे हमने जोड़ दिया, ठीक है। ये तीनों मेटल के स्फीयर है, स्फेरिकल सेल है बेसिकली, है ना। और इसको आपने अर्थ कर दिया बीच वाले को, ठीक है। इसको क्यू चार्ज दिया था, इसको क्यू चार्ज दिया था। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ भाई कि हर एक सरफेस पे क्या क्या चार्ज आएगा। व्हाट विल बी द चार्ज अपियरिंग ऑन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द मेटल सरफेस। What amount of charge will appear on each surface of metallic cells? ठीक है ना। मेटेलिक सेल्स के हर एक सरफेस पे क्या क्या चार्ज होगा ये आपको बताना है। अब आप इंफॉर्मेशन जो है वो यूज करेंगे। पहला तो आपको मालूम है कि ये जो अंदर वाला जो सेल है इसको आपने क्यों चार्ज दिया है, तो दैट चार्ज इज गोइंग टू अपीयर ऑन इट्स आउटर सरफेस। वो उसके बाहर वाले सरफेस पे होगा, उसमें से कोई भी चार्ज उसके अंदर वाले सरफेस पे नहीं आएगा। मेटल के अंदर में फील्ड को जीरो करने के लिए भाई, तो वॉट एवर चार्ज यू हैव गिवन टू दिस पर्टिकुलर सेल विल अपीयर ऑन द आउटर सरफेस, ठीक है भाई। Yes, sir. अब इस मेटल के अंदर फील्ड को जीरो करने के लिए अगर आप देखें तो ऐसे अगर एक सेल बनाओगे जो कि इस मेटल के अंदर अंदर जा रहा है, डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं, तो उसके अंदर भी जो है चार्ज जीरो होना चाहिए। तो जितना चार्ज इस सेल को आपने दिया था उतना ही निगेटिव का चार्ज इसके अंदर वाले सरफेस पे आ जाएगा, जिससे कि मेटल के अंदर में फील्ड जीरो हो जाए। क्लियर है। Yes, sir. तो इसके अंदर वाले सरफेस पे माइनस का क्यू चार्ज आ जाएगा, क्यू चार्ज अगर आपने इसको दिया। अब इसका पोटेंशियल कुछ जीरो होना है, तो बचा हुआ कुछ चार्ज जो है वो इस पे क्यू का हो गया, कितना है वो हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। अगर ये इंसुलेट अर्थ नहीं किया गया होता तो माइनस का क्यू यहाँ पे आया है तो प्लस का क्यू इसके बाहर वाले सरफेस पे हो जाता, बट चूंकि इसको अर्थ कर दिया है तो जो भी चार्ज रिक्वायर्ड होगा दैट इज गोइंग टू अपीयर ऑन इट्स आउटर सरफेस, ठीक है भाई। अब देखो तो इस मेटल के अंदर में भी फील्ड जीरो होना चाहिए, तो अगर इस पे क्यू आया है तो इस पे माइनस का क्यू आ जाएगा अंदर वाले पे। यस सर। और Yes. इस पे टोटल चार्ज क्यू होना है तो क्यू प्लस क्यू का चार्ज इसके बाहर वाले सरफेस पे आ जाएगा। एम आई राइट। Yes, sir. Yes. तो ये आपने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बनाया। अब ये क्यू कितना है दैट यू हैव टू कैलकुलेट। तो क्यू की वैल्यू को जानने के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है कि इसका पोटेंशियल जो है वो जीरो होना चाहिए। 0. तो इसका पोटेंशियल लिखिए बीच वाले सेल का। तो बीच वाले सेल का जो पोटेंशियल है बाहर वाले सेल के कारण जो होगा, बाहर वाले सेल पे टोटल चार्ज कितना है? Q plus Q. क्यू प्लस क्यू। क्यू प्लस क्यू है कि केवल क्यू है? Capital Q. कैपिटल क्यू है। तो पोटेंशियल ड्यू टू द आउटर सेल, पोटेंशियल सर तो फिर वो क्यू प्लस क्यू क्या था? उसके बाहर वाले सरफेस पे चार्ज था। ओके सर, अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है, दोनों से अभी लिख दे रहा है, ठीक है अभी बता दे रहा है। और जो कंफ्यूजन आपको हो रहा है वो बता दे रहा है। पोटेंशियल ऑफ मिडिल सेल ड्यू टू आउटर सेल
जो उसके बाहर वाले सरफेस पे चार्ज आया था, अगर आप दोनों के कारण लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। Q प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 4πε0 C से लिखोगे बाहर वाले सरफेस पे चार्ज के कारण, और अंदर वाले सरफेस के कारण माइनस का Q डिवीजन में 4πε0 C से लिखा जाएगा। इफेक्टिवली क्या हो गया ये पोटेंशियल, Q डिवीजन में 4πε0 C। तो टोटल इसीलिए बोल रहा था कि चार्ज इस पे जो टोटल चार्ज है इस सेल पे वो कैपिटल Q का है भाई, तो उसके कारण जो इसका पोटेंशियल हो जाएगा वो Q डिवीजन में 4πε0 C, क्योंकि जो भी उसके सरफेस का पोटेंशियल है वही उसके अंदर के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल होता है। बोलो भाई ठीक है क्या? यस सर। यस सर। तो बाहर वाले सेल के कारण बीच वाले सेल का पोटेंशियल इतना हो गया, ठीक है। अब जो बीच वाले सेल पे चार्ज है उसके कारण उसका पोटेंशियल लिखो, पोटेंशियल ऑफ मिडिल सेल ड्यू टू चार्ज ऑन इट। तो आपने तो Q माना बाहर वाले पे, तो Q डिवीजन में 4πε0 B, और अंदर वाले माइनस का Q है तो माइनस का Q अपॉन 4πε0 B। या आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, टोटल चार्ज हो गया Q माइनस का Q डिवाइडेड बाई 4πε0 B, लिख सकते हैं ना। टोटल चार्ज तो इस पे यही है ना। बोलो भाई ठीक है। यस सर। अंदर वाले सेल पे जो चार्ज है उसके कारण बीच वाले का पोटेंशियल लिखो, पोटेंशियल ऑफ Q upon 4πε0 A। मिडिल सेल ड्यू टू चार्ज ऑन इनर सेल। जो इस पे चार्ज है उसके कारण पोटेंशियल कितना हो जाएगा भाई, Q डिवीजन में 4πε0। बोलो भाई फिर से। हैं? बी हो जाएगा Q सर। upon 4πε0 A। यही होगा ना भाई, किसी सेल के बाहर का जो पॉइंट होता है उस बाहर के पॉइंट का पोटेंशियल जो इसके कारण होता है वो लिखा जाता है Q डिवीजन में 4πε0 R से ना। आप फार्मूला बोल रहे हो तो यस सर। सेल के ऊपर जो चार्ज है उसके कारण उसके अंदर का हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, तो अंदर का पोजीशन होगा तो Q अपॉन 4πε0 R, R इज द रेडियस ऑफ सेल, और बाहर का पॉइंट होता है तो Q अपॉन 4πε0 R, जहाँ पे R जो है सेंटर ऑफ द सेल से उस पॉइंट की दूरी होती है। तो ये इसके लिए बाहर है ना, अंदर वाले सेल के लिए। हाँ तो उसका B सेपरेशन पे है तो B रेडियस के करेस्पॉन्डिंग लिखा जाएगा। क्लियर? अब इन Yes, तीनों का Yes, सम sir. क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि अर्थ किया है आपने। यस सर। तो तीनों का सम लिख करके 0 करो, तो Q डिवीजन में 4πε0 C प्लस Q माइनस का Q डिवीजन में 4πε0 B प्लस Q डिवीजन में 4πε0 B, और ये आपका 0 हो जाएगा। होना चाहिए, अर्थिंग करी गई, पोटेंशियल इसका 0 होना है, यानी कि Q की वैल्यू तुमको क्या मिल गई, माइनस का Q B बाई C, है ना। यस सर। बोलो भाई। ठीक है, तो अब आपका Yes, sir. डिस्ट्रीब्यूशन जैसे पूछा था कि हर एक सरफेस पे चार्ज कैसे कैसे आया, तो वो अब आपका क्या हो गया, ये तीनों सेल बना दिए। अब सारी चीजें नोन पैरामीटर में आ गई आपके पास। इस पे Q आ गया है,
इस पे माइनस का क्यू आ गया है, इस पे माइनस का क्यू बी बाई सी हो गया है, इस पे क्यू बी बाई सी हो जाएगा, और इस पे क्यू प्लस क्यूबी बाई सी। क्यू माइनस में अच्छा, क्यू माइनस क्यूबी बाई सी। क्यू माइनस क्यू बी बाई सी। ठीक है भाई, ये ऐसे ऐसे चार्जेस हर एक सरफेस पे आएंगे। अब मान लो कि आपसे पूछा गया कि अर्थ ने कितना चार्ज दिया भाई इस बीच वाले सेल को, तो दोनों का सम कर दो। तो चार्ज सप्लाइड बाई अर्थ अगर लिखना होगा, चार्ज सप्लाइड बाई अर्थ, अर्थ कितना चार्ज दिया, जो ये बीच वाला सेल जिसपे पहले 0 चार्ज था, अब कितना है, माइनस का क्यू बी बाई सी, है ना। यानी कि ये हो गया माइनस का क्यू बी प्लस सी बाई सी। दिस इज द चार्ज विच वाज सप्लाइड बाय द अर्थ। समझ में आई क्या बात? ठीक है। Yes, sir. तो इस तरीके से कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की अगर अर्थिंग से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम, कोई डिस्कशन करने को मिलता है, तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि अर्थ जिसको भी किया आपने, उसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 0 होना चाहिए। और उसके पोटेंशियल को 0 करने के लिए जो भी चार्ज रिक्वायर्ड होगा, दैट चार्ज विल बी सप्लाइड बाय द अर्थ। क्लियर है? Yes, sir. ये वाले में बताओ, अंदर वाले सेल पे चार्ज कितना आएगा, केवल ये बताओ अंदर वाले सेल पे चार्ज कितना आएगा, ये बताओ। अंदर वाले सेल को पहले से कोई चार्ज नहीं दिया था, उसको अर्थ कर दिया, बाहर वाले सेल को क्यू का चार्ज दिया। व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द इनर सेल? अंदर वाले सेल पे चार्ज बताइए। So minus Q by 2. कैसे कैसे हर एक सरफेस पे क्या क्या चार्ज आएगा वो भी बता दो। हर एक सरफेस पे क्या क्या चार्ज आएगा वो भी बता दो। तो जो आउटर सरफेस है उसके अंदर और बाहर दोनों पे Q by 2 ही आएगा।
चलिए देखिए, अब मान लिया आपने कि इस पे क्यू चार्ज आ जाता है भाई, तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है कि ये क्यू चार्ज इस पे आया तो माइनस का क्यू इस पे हो जाएगा और इस पे क्या हो जाएगा, क्यू प्लस का क्यू हो जाएगा। बोलो ठीक है क्या? यस सर। अब इसका पोटेंशियल जीरो करना है तो उस पे जो चार्ज है उसके कारण पोटेंशियल क्या हो जाएगा, क्यू डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और बाहर वाले सेल पे टोटल चार्ज कितना है, वो तो कैपिटल क्यू ही है, तो कैपिटल क्यू डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2r, है ना। जो उसके सरफेस का पोटेंशियल होगा वही अंदर के हर पॉइंट का पोटेंशियल होगा, तो अंदर वाले सेल का इसके कारण पोटेंशियल जो होगा वो इतना, दोनों का सम 0। कोई दिक्कत तो नहीं? लिख दिया ऐसे तो डायरेक्ट? नो सर। तो क्यू की वैल्यू आपको क्या मिल गई, क्यू की वैल्यू आपको मिल गई माइनस का q/2, यानी कि जो भी चार्ज आपने दिया है उसके अकॉर्डिंग जो चार्ज का अरेंजमेंट आएगा वो कुछ इस तरीके का होगा। इसको अर्थ किया आपने, तो जो भी चार्ज अर्थ ने दिया है वो इसके बाहर वाले सरफेस पे आएगा, माइनस का q/2 चार्ज हो जाएगा इस पे, माइनस का q/2। ठीक है, ये माइनस क्यू था तो ये माइनस लगा देंगे तो ये प्लस हो जाएगा q/2 है। ठीक है, बोलना भाई। यस सर। इसके अंदर वाले सरफेस पे चार्ज जो आ जाएगा वो आपका प्लस का q/2 का हो जाएगा, और बच गया चार्ज वो बाहर वाले सरफेस पे चला जाएगा, तो बाहर वाले सरफेस पे आ जाएगा वो आपका q/2 का हो जाएगा। तो अगर आपको एग्जैक्टली हर एक सरफेस पे कैसे कैसे चार्ज जाएगा वो आपको लिखना है तो ये आपका तरीका हो गया। ठीक है क्या? यस सर। अच्छा, पैरेलल प्लेट के केस का तो हमने डिस्कशन पहले कर लिया है कि नहीं? पैरेलल प्लेट है तो उनमें चार्जेस कैसे आते हैं बताया है, याद आ रहा है कुछ? हाँ या ना? चलो, नहीं ध्यान में आ रहा है तो फिर से समझ लो एक बार। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन पैरेलल प्लेट। मान लो कि आपको कहा गया कि ये दो मेटल के प्लेट है भाई, दोनों को एक दूसरे के पैरेलली एक शॉर्ट सेपरेशन पे रखा गया, दोनों की प्लेट एरिया बराबर है ए की, इसको चार्ज Q1 दिया, इसको चार्ज Q2 दिया है। ठीक है ना? और हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो चार्ज Q1 Q2 दिया है वो इसके दोनों सरफेसेस पे कैसे कैसे बटेंगे। ठीक है, तो मान लो आपने कहा कि इस पे चार्ज Q1 आ जाता है, आपको मालूम है कि वॉल्यूम रीजन में तो चार्ज होता नहीं है, जो भी चार्ज होता है वो उसके सरफेस पे होता है। ठीक है, यस सर। तो मान लिया आपने कि इस पे चार्ज Q1 आ गया तो बचा हुआ चार्ज इस पे चला जाएगा, Q1 माइनस का Q1। यस सर। इस पे आपने मान लिया कि चार्ज जो है Q2 आ गया, तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो Q2 माइनस का Q2 हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब आपको Yes, sir. मालूम है कि किसी भी प्लेट के नियरर पोजीशन पे अगर पॉइंट है तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो प्लेट के परपेंडिकुलर होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे होगी वो या तो इधर से इधर को होगी या इधर से इधर को होगी, है ना, डिपेंडिंग ऑन कि Q1 Q2 में से कौन बड़ा है ना। यस दोनों में डायरेक्शन तो परपेंडिकुलर टू द प्लेट होगी, इतना तो क्लियर है। किधर होगा वो बाद में डिसाइड करेंगे, बाद में सोचेंगे जब चार्ज के बारे में एग्जैक्ट हमको इंफॉर्मेशन होगा तो। ठीक है, बट इतना तो क्लियर है, वॉट एवर द अमाउंट ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2 में भी, ठीक है, फील्ड का डायरेक्शन या तो बाएं वाले प्लेट से दाएं वाले प्लेट की तरफ होगा या दाहिनी वाली प्लेट से बाएं वाली प्लेट की तरफ होगा। ठीक है,
Yes, sir. अब हम ये चार्जेस होंगे क्या क्या, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा वो देखना है। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं भाई, जिसके दोनों प्लेन सरफेस को हमने मेटल प्लेट के अंदर में डाल दिया और जिसके एक्सिस को परपेंडिकुलर टू द, मतलब इसका रेडियस आर ले लेते हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेट रखा है। तो गॉस थ्योरम क्या कहता है भाई कि ई डाटा ऑफ डीएस फॉर ए क्लोज सरफेस, ये होता है चार्ज इंक्लोज बाय द सरफेस डिवीजन में एप्सिलॉन नॉट लिखा जाता है। यस सर। sir. अब ये गॉस थ्योरम को इस सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए अप्लाई करना है, तो इसको हम लोग प्लेन लेफ्ट सरफेस के लिए ई डॉट डीएस लिखे, प्लेन राइट सरफेस के लिए ई डॉट डीएस लिखे, और कर्व सरफेस के लिए ई डॉट डीएस लिखे। जोड़ दे तो क्लोज सरफेस हो जाएगा क्या ये? Yes, sir. Yes, sir. अब इनक्लोजर आप चार्ज लिखनी है, तो अगर ये देखा जाए तो सिलेंडर का इन प्लेट के ऊपर जो इंटरसेप्ट बनेगा, सर्कल बनेगा रेडियस का, हाँ सर। तो इंक्लोजर ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, Q1 बाई A इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस Q2 बाई A इंटू पाई आर स्क्वायर होगा क्या इंक्लोजर ऑफ चार्ज? बोलो। चार्ज डेंसिटी लिखा है Q1 बाई A, सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसमें एरिया मल्टीप्लाई किया, Q2 बाई A चार्ज डेंसिटी लिखा और उसमें सरफेस एरिया को मल्टीप्लाई किया। लिख सकते हो क्या? बोलो। Yes, sir. लिख सकते हैं. डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब देखिए आपके पास इंफॉर्मेशन क्या दिख रहा है इधर में, कि प्लेन लेफ्ट सरफेस आपने मेटल के अंदर लिया है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो ये 0 हो जाएगा। यस सर। प्लेन राइट सरफेस मेटल के अंदर लिया है, वहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ये होगी, भी 0 है। और कर्ड सरफेस के लिए भी 0 हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके कर्ड सरफेस पे जो एरिया वेक्टर होगा और जो फील्ड वेक्टर होगा वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। यस Yes, सर। sir. तो That's लेफ्ट correct. साइड तो 0 हो गया भाई, यानी कि Q1 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q2। ये आपके पास एक इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना, जिसको हम पॉइंट के रूप में नोट कर दे रहे हैं, दैट यू हैव टू रिमेम्बर, है ना। डायरेक्टली आप इसको यूज कर सकते हैं किसी प्रॉब्लम में, बार बार आपको ये वर्किंग नहीं करनी होगी, डायरेक्टली पॉइंट के रूप में आपको ये नोट कर दे रहे हैं। क्या है इंफॉर्मेशन कि अगर कई सारी मेटल की प्लेट, दो के लिए हम बना रहे हैं, बट ये डिफरेंट नंबर ऑफ प्लेट्स के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। इफ नंबर ऑफ मेटालिक प्लेट्स, if number of metallic plates of equal area are placed parallel to each other, then चार्ज ऑन देयर फेसिंग सरफेसेस, है ना, आमने सामने के जो सरफेस होंगे, देन चार्ज ऑन देयर फेसिंग सरफेसेस will always be equal in amount and opposite in nature। ठीक है, एक ये पॉइंट आपको मिल गया जो आपको ध्यान में रखना है।
कभी भी मेटल प्लेट जो कि एक दूसरे के पैरेलली प्लेस करी गई हैं उनके लिए एक ये पॉइंट आपके पास बन गया। ठीक है, यस सर। अब आइए इसको अप्लाई करके आगे का एक पॉइंट और बना लेते हैं। ये दो मेटल की प्लेट थी, इसको हमने Q1 चार्ज दिया था, इसको Q2 दिया था। अब मान लेते हैं कि इस पे Q आ गया, तो इस पे Q1 माइनस का Q होगा और इस पे माइनस का Q हो गया। हमने जो ये पॉइंट बनाया उसके आधार पे लिखा। लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए। यस सर। यस सर। और तब इस पे कितना हो जाएगा, इधर वाले सरफेस पे Q2 प्लस Q। यस सर। Q2 प्लस Q। अब दूसरा पॉइंट बनाते हैं। अब मान लो किसी एक मेटल प्लेट के अंदर में, इसी प्लेट के अंदर में यहाँ पे ये हम पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ पे फील्ड लिखते हैं, 0 होगा। मेटल के अंदर में फील्ड लिखेंगे तो 0 मिलेगा ना। यस सर। तो यहाँ पे फील्ड लिखते हैं, तो ये जो बाएं वाले सरफेस पे मान लो कि प्लेट एरिया एक ही है, ठीक है। बाएं वाले सरफेस पे जो चार्ज है उसके कारण यहाँ पे फील्ड किधर होगा, दाहिनी तरफ होगा। पॉजिटिव Yes, चार्ज से अवे डायरेक्शन। Yes, sir. और कितना होगा भाई, Q1 माइनस का Q डिवीजन में ट्वाइस ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट होगा। राइट वर्ड डायरेक्शन को प्लस मान करके दिखा रहा है। इस राइट वाले सरफेस पे, इस सरफेस के कारण यहाँ पे जो फील्ड होगा वो बाईं तरफ होगा, अवे डायरेक्शन। ठीक है, चार्ज पॉजिटिव हो तो उससे दूर की तरफ का डायरेक्शन होता है और निगेटिव हो तो उसकी तरफ का डायरेक्शन होता है ना फील्ड का डायरेक्शन किसी चीज के कारण। तो इस सरफेस के लिए इस पॉइंट को देखेंगे तो दूर का डायरेक्शन किधर होगा, बाईं तरफ होगा क्या। यस सर। तो बाईं तरफ को निगेटिव दिखाओगे, अगर दाहिनी तरफ को प्लस दिखाया है तो कितना हो जाएगा, Q डिवीजन में ट्वाइस ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट। लिख सकते हो, बोलो। यस सर। यस। इस वाले सरफेस पे जो चार्ज है निगेटिव है, तो उसकी वजह से यहाँ पे फील्ड किधर होगा, दाहिनी तरफ टुवर्ड द सरफेस। दाहिनी तरफ को प्लस दिखाएंगे, कितना दिखाएंगे, Q डिवीजन में ट्वाइस ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट। इस वाले सरफेस पे जो चार्ज है वो प्लस का है, तो उसकी वजह से दूर का डायरेक्शन बाईं तरफ हो जाएगा। बाईं तरफ को निगेटिव दिखाएंगे, Q2 प्लस का Q डिवीजन में ट्वाइस ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट। ये सब के कारण फील्ड लिख करके 0 कर दे, मेटल के अंदर है। यस सर। ये इससे कट गया, Q1 का Q माइनस का Q2 माइनस का Q दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि Q की वैल्यू हो गई Q1 माइनस Q2/2। अब जरा देखो इधर वाले सरफेस पे चार्ज क्या मिला, Q1 माइनस Q2/2। कितना हो जाएगा ये, Q1 प्लस Q2/2 हो गया। और इस वाले सरफेस पे चार्ज कितना आ गया, Q2 प्लस Q1 माइनस Q2/2। ये भी वही हो गया, Q1 प्लस Q2/2, है ना। यानी कि अगर कई सारी मेटल की प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलली प्लेस करी गई हैं तो इंफॉर्मेशन क्या बन रहा है कि जो उनका आउटर मोस्ट सरफेस है उस पे चार्ज हमेशा इक्वल और सेम नेचर का होगा। इफ, दूसरा पॉइंट, नंबर ऑफ मेटालिक प्लेट ऑफ इक्वल एरिया are placed parallel to each other, then charge on outer face
of outermost plate will always be equal in amount and same in nature. ठीक है भाई, हमेशा इक्वल अमाउंट का होगा, सेम नेचर का होगा। अब इस दोनों पॉइंट को याद रखना है, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, है ना, कि कैसे इसको अप्लाई करना है किसी प्रॉब्लम में, ठीक है। ये दोनों Yes, पॉइंट Yes, याद sir. रखेंगे। हर प्रॉब्लम में आपको ये जो वर्किंग हमने करी है ये करने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्टली आप वहां से आंसर लिखेंगे, ठीक है भाई। Yes, sir. yes, sir. हाँ, तो आज को मैं यहीं पे करूंगा फिनिश। Thank you, sir. Thank you.